अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था जिन्होंने हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस पे एक्सपेरिमेंट करके और उसकी थ्योरीज और उसके लॉज जो है वो पेश किए थे, जिसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए थे वो क्या थे। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो प्लांट, एक एक ऐसा प्लांट जो कि इजी टू कल्टीवेट था, उसको चूज़ किया। उस प्लांट का नाम था पीसम सटाइवम। अगर मैं इसको आम ज़बान में आपको समझाऊँ तो मटर हमने सब दिन नहीं देखे होंगे, आजकल सर्दियाँ हैं तो सबने जो है वो मटर खा भी रहे होंगे सब। तो पी प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटाइवम। पीसम सटाइवम एक ऐसा प्लांट है जो कि इजी टू कल्टीवेट है। उसके अलावा इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलती है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आर्टिफिशियली तरीके से जो है करवाई जा सकती है। तो मेंडल ने जो है वो इस प्लांट को क्यों चूज़ किया था, उसके कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि ये प्लांट जो है वो इजी टू कल्टीवेट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर सिर्फ होती है, क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर खुद ब खुद नहीं होती। क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली तौर पर करवाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की बात करें तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं उसके जो फ्लावर्स आते हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो लार्ज होते हैं। जो इसके जो नेचुरल जो इसके क्रॉस होता है उससे कंपैरेटिवली लार्ज उनका साइज़ होता है और बहुत सारे जो है वो वैरायटीज़ हमें नज़र आती हैं। इसका रिज़ल्ट जो है वो हिब्रिड होता है और फर्टाइल होता है, यानी कि इसका जो हिब्रिड का रिज़ल्ट होता है वो फर्टाइल होता है। जो भी क्रॉस करवाया जाता है और उस क्रॉस के नतीजे में जो वैरायटीज़ सामने आती हैं वो फर्टाइल होती हैं। और इसके अलावा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो कम होती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको ग्रो करवाना और इसके एक्सपेरिमेंट करना। इस वजह से मेंडल ने इस प्लांट को चूज़ किया था। हमने प्लांट की बात कर ली कि कौन सा प्लांट चूज़ किया और क्यों चूज़ किया। इसके बाद हम इसका मेथड ऑफ स्टडी देखते हैं कि जो मेंडल था उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। उसने सबसे पहले अब जो प्लांट चूज़ किया, उन प्लांट के जो पेरेंट प्लांट थे, जो एक कंप्लीट जैसे पी प्लांट जो नेचुरल पी प्लांट था, उन दोनों का क्रॉस करवाया। उन दोनों की जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, जो उनकी सेल्फ पॉलिनेशन है वो भी देखी और साथ-साथ उनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाई। यानी कि पेरेंट्स प्लांट जो थे, वो जो एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जा रहे थे उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा था और साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो अलग-अलग पी प्लांट लिए और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाया। उसके नतीजे में इनके पास जो जनरेशन या आई या उसके नतीजे में जो उनके पास ऑफस्प्रिंग आए उसको इन्होंने F1 का नाम दे दिया और उसको उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग का नाम दे दिया, यानी कि पहली ब्रीडिंग। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और जनरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट्स थे, उन ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाया और क्रॉस के नतीजे में कुछ जनरेशन सामने आई। अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किस तरह से होते हैं और क्या वो मिले-जुले होते हैं या आज़ादाना तौर पर होते हैं। इन सब को करवाने का मकसद ये था मेंडल का कि वो ये जान सके कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनकी क्या बेसिक लॉज़ क्या हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने जो पेरेंट्स का जो क्रॉस करवाया और पेरेंट्स का जो आपस में क्रॉस हुआ, या जो इनका क्रॉस पॉलिनेशन हुई या सेल्फ पॉलिनेशन हुई, उन वैरायटीज़ को, उन प्लांट्स को, उन उस जनरेशन को मेंडल ने पी जनरेशन का नाम दे दिया, यानी कि पेरेंट्स जनरेशन। नेक्स्ट जो उनकी जो जनरेशन आई उसको F1 जनरेशन का नाम दिया। और फिर वो जो F1 जनरेशन थी उनमें आपस में क्रॉस जो करवाया, तो उसके नतीजे में जो प्लांट सामने आए उनको F2 जनरेशन का नाम दे दिया। तो ये मेथड ऑफ स्टडी था मेंडल का। अब हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने जब इस तरह से क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के नतीजे में उसके जो रिजल्ट्स थे वो किस तरह से आए। तो कुछ उसके रिजल्ट्स इस तरह से हमें नज़र आए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलर्स का आपस में क्रॉस करवाया कि एक उन्होंने वाइट फ्लावर ले लिया, एक पर्पल फ्लावर ले लिया और उन दोनों का आपस में जो है वो क्रॉस करवाया। इसी तरह उन्होंने ऐसे सीड वाले प्लांट लिए जिनके येलो सीड थे, और एक कुछ ऐसे सीड वाले प्लांट लिए जो ग्रीन सीड थे। और इसी तरह उन्होंने, ये तो कलर्स की बात हो रही थी, इसी तरह इन्होंने शेप को भी देखा कि कुछ राउंडेड शेप सीड थे और कुछ रिंकल्ड सीड से, उनका भी आपस में क्रॉस करवाया। और इसके अलावा पॉट कलर जो फ्रूट है उसका जो कलर है, उस कलर और शेप उसके ऊपर भी इन्होंने उसको भी ऑब्जर्व किया। साथ में जो फ्लावर की जो ओरिएंटेशन है, जो फ्लावर की अरेंजमेंट है, उसको भी इन्होंने देखा, पोजीशन को भी देखा और प्लांट के हाइट को भी देखा इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के नतीजे में उनको डिफरेंट रेशोज़ हासिल हुई। F2 जनरेशन में डिफरेंट डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म्स उनको हासिल हुई। अच्छा जी, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, इन्होंने जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स के अंदर जो जीन्स थे, उन जीन्स को उन जीन्स के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जीन हमेशा पेयर की हालत में पाए जाते हैं, और उन पेयर में कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। डोमिनेंट जीन उन जीन को कहा जाता है जो कि अपने कलर को एक्सप्रेस करते हैं। रेसेसिव जीन उन जीन को कहा जाता है जो कि जब अलैदा होंगे, यानी कि दो एक पेयर के अंदर दोनों रेसेसिव फॉर्म में अगर जीन पाए जाएंगे तभी वो अपने आप को जाहिर करेंगे। उसके अलावा वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन जो है वो उनके पास मौजूद है। अगर कोई जीन पेयर की हालत में है और उसके अंदर एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा जीन जो है वो रेसेसिव है, तो जो डोमिनेंट जीन होगा वो ही अपने आप को जाहिर करेगा, रेसेसिव जीन अपने आप को जाहिर नहीं कर सकेगा। इस वजह से इसमें डोमिनेंट फॉर्म और रेसेसिव फॉर्म की बात हो रही है। तो ये थे मेंडल के रिजल्ट। इन सब को देखते हुए मेंडल ने कुछ लॉज बताए, कुछ लॉज को शो किया। उनमें सबसे पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम उसको समझें कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, क्यों मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: A diploid organism passes a randomly selected allele for a trait to its offspring, such that the offspring receives one allele from each parent. हम यहाँ यहाँ पर जो मेंडल था उसने ये कहा कि जो गैमीड्स हैं, जो जीन के अंदर जो इनके गैमीड्स बन रहे हैं, वो गैमीड्स जो है वो अलैदा अलैदा दोनों जो दो पेयर के अंदर, एक जीन के दो पेयर होते हैं, उनके अंदर जो गैमीड्स पाए जा रहे हैं, दो गैमीड्स पाए जा रहे हैं, वो दोनों गैमीड्स आपस में एलील कहलाते हैं। और वो एलील जो है वो ज़्यादा तौर पर, मतलब एक अपना कलर शो कर रहा है, अपने आप की डोमिनेंसी शो कर रहा है, वो उन दोनों में से एक एलील जो है वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लावर नज़र आ रहा है, एक पर्पल फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है। पर्पल फ्लावर के जो गैमीट्स हैं, उनको, जो जीन्स हैं, उनको हम आर से ज़ाहिर कर रहे हैं, और कैपिटल आर और कैपिटल आर से ज़ाहिर कर रहे हैं। और जो वाइट फ्लावर है उसके जो यहाँ पर हमें जो गैमेट्स नज़र आ रहे हैं वो
स्मॉल आर से जाहिर कर रहे हैं। जब ये आगे ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होता है, इनमें ये कैपिटल आर जो एक साथ है, इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो स्मॉल आर है, इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा। यानी कि अगर सेम हो, डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, तो उन दोनों में से कोई एक आगे ट्रांसफ़र होता है। इस मेथड को या इस प्रोसेस को इस उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलहदा होकर आगे ट्रांसफ़र होते हैं। इसका क्रॉस इन्होंने अच्छा, यहाँ पर ये जो क्रॉस हुआ पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग सामने आए, वो सारे जो ऑफस्प्रिंग सामने आए उनको F1 जेनरेशन का नाम दिया। F1 जेनरेशन में क्या हुआ, सारे पर्पल फ्लावर जो है वो नज़र आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन हमें नज़र आ रहा है, डोमिनेंट जो एलील था पेरेंट का, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसने अपने अपने फ्लावर को, अपने कलर को जाहिर कर दिया। अब यहाँ पर जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जेनरेशन में जितने फ्लावर्स होंगे वो सारे पर्पल कलर होंगे। लेकिन जब हम इसकी फिजिकल इस स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमें दिख रहा है वो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे इसके गैमीट्स की, या इसकी जो हमारे पास जीन्स नज़र आ रहे हैं अंदर F1 जेनरेशन के, वो कैसे नज़र आ रहे हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। यानी कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों फॉर्म इसके पास मौजूद है। जब इस F1 जेनरेशन में, जो ये F1 जेनरेशन है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट है, जब इनके अंदर आपस में क्रॉस होगा, यानी कि जब क्रॉस होगा और F2 जेनरेशन सामने आएगी, तो फिर हमें क्या सूरत हाल नज़र आती है, वो यहाँ हम देखेंगे। यहाँ पर क्या किया कि कुछ मेल के फ्लावर ले लिए और कुछ फीमेल के ले लिए। मेल के जो हमारे पास फ्लावर थे, जैसे जो गैमीट थे, वो कैपिटल आर स्मॉल आर था। इसी तरह फीमेल के भी कैपिटल आर स्मॉल आर थे। तो मेल के पॉलन देखें, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर यहाँ लिख दिया। इसी तरह फीमेल के जो पॉलन हैं, वो कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है वो यहाँ पर लिख दिया। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर क्रॉस करने के नतीजे में ये कैपिटल आर इधर से, कैपिटल आर इधर से, इन दोनों को क्रॉस किया, यहाँ कैपिटल आर आ गया। यानी कि पहली जो जेनरेशन आई, सॉरी जी, पहली जो जेनरेशन आई, तो वो जो पहली जेनरेशन थी, वो क्या थी, सारे पर्पल थे। लेकिन जब F2 जेनरेशन में हम देखते जा रहे हैं, तो यहाँ पहला था कैपिटल आर, दूसरा आया कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा आया कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट में आया स्मॉल आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3:1 का एक रेशो बन गया कि 3 गुना जो है वो पर्पल फ्लावर हमें सामने नज़र आएंगे और एक जो है गुना हमें वाइट फ्लावर नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 जेनरेशन में रेसेसिव एलील ने भी अपने आप को शो किया, जब वो अलहदा हालत में, जब दोनों उसके साथ डोमिनेंट मौजूद नहीं है, तो उसने अपने कलर को जाहिर कर दिया। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो है वो डिटेल थी। अब नेक्स्ट जो है, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा जी, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक और लॉ पेश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा, अब तक के तो हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ कलर की हम बात कर रहे थे, कलर जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हुआ आगे। अब हम क्या बात करेंगे, हम कलर और साथ में शेप, यानी कि 2 कैरेक्टर्स साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल के ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैरेक्टर जो हैं वो आज़ादाना तौर पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस बात को मेंडल ने अपने इस लॉ में पेश किया। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, तो इसमें हम अगर मैं स्टेटमेंट इसका पढ़ूं, द एलील्स ऑफ 2 or more different genes get sorted into gametes independently of one another. इन अदर वर्ड्स, अगर हम एक और लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ें, अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें, द एलील आ गैमीट
receives for one gene does not influence the allele received for another gene. इसका मतलब क्या हुआ, अगर पेरेंट्स से दो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, तो वो दो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो दो कैरेक्टर्स एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे। यानी कि अगर एक पेरेंट है, उसका उसका सीड कलर जो है वो येलो है और उसका सीड शेप जो है वो राउंडेड है, और दूसरा पेरेंट है, उसका सीड कलर ग्रीन है और उसका जो है वो सीड शेप जो है वो रिंकल्ड है, तो वो दो दो जो कैरेक्टर हैं, यानी कि एक येलो कलर और राउंडेड शेप, यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस कलर की वजह से, इस कलर के ट्रेट की वजह से, इस कलर के कैरेक्टर की वजह से उसका राउंडेड शेप खराब हो जाए, या इस रिंकल्ड शेप की वजह से उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये आज़ादाना तौर पर जो है वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। इस चीज़ को उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सप्लेन किया। अच्छा, इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर हम यहाँ पर देखें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम जो है वो इसकी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र देखें हम, तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, जो कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी कि एक ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक कैरेक्टर जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, जैसे सिर्फ कलर या फिर सिर्फ शेप। तो यहाँ पर वही वाली बात है पूरी, कि कलर जो है वो येलो कलर था एक का और दूसरे का ग्रीन कलर था, दोनों जो है वो F1 जनरेशन में जो फॉर्म आई वो सारे डोमिनेंट वाली फॉर्म हमें नज़र आई। जब वही F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस हुआ, तो फिर F2 जनरेशन में हमें कुछ 3:1 का रेशो नज़र आया। ठीक है, ये सारी जो है वो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की डिटेल है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इस क्रॉस को, जिस क्रॉस के अंदर सेम जो है वो कैरेक्टर हैं, या सेम जो है वो जीन्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई की, इन दोनों में आपस में जो क्रॉस हो रहा है, इसको हम मोनोहिब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। यानी कि एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेट की बात हो रही है, तो ये जो क्रॉस हो रहा है, इसको हम मोनोहिब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया कि दो कैरेक्टर्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र होंगे, उस क्रॉस को हम डायहिब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। यानी कि पेरेंट्स में जो आपस में क्रॉस होगा दो दो कैरेक्टर्स रखते हुए, उसको हम डायहिब्रिड क्रॉस का नाम दे रहे हैं। इस डायहिब्रिड क्रॉस में हमारे पास इसका पूरा क्रॉस अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर। कैपिटल वाई जो शो कर रहा है वो कलर को शो कर रहा है, यानी कि येलो कलर। कैपिटल आर जो शो कर रहा है वो राउंडेड को शो कर रहा है, यानी कि शेप की हम बात करें। यहाँ पर हम अगर बात करें दूसरे पेरेंट में क्या है कि स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन कलर को और स्मॉल आर शो कर रहा है रिंकल्ड सीड को। सीड जो है वो थोड़ा सा श्रिंक्ड है, राउंडेड नहीं है, तो शेप है। ठीक है, अब ये कैपिटल वाई और स्मॉल वो कैपिटल आर का जो आप जो क्रॉस होगा, पहला क्रॉस होगा F1 जनरेशन के लिए, उसमें क्या होगा, इन दोनों कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आगे आएगा, इन दोनों कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आगे आएगा, इसी तरह यहाँ दोनों में से एक आएगा। तो ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर हमें जो इसकी फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, तो फिनोटाइप जो शो हो रही है वो ये शो हो रही है कि सारे जो हैं वो येलो राउंडेड सीड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, जो जीन्स हैं इसके अंदर मौजूद, उसके अंदर हमें कुछ रेसेसिव जीन भी नज़र आ रहे हैं और कुछ डोमिनेंट जीन भी नज़र आ रहे हैं। जब इस F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस होगा
तो वो किस तरह से होगा, इसको अगर हम यहाँ आगे देखें। अच्छा जी, अब जब इनको आपस में क्रॉस करना है तो इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने यहाँ पर इसके गैमीट्स बनाने होंगे। गैमीट्स बनाने के लिए, इसके गैमीट्स बनाने के लिए क्या तरीका होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसके गैमीट किस तरह बनेंगे। ये जो पहला कैपिटल वाई है, ये जो पहला कैपिटल आर है, इन दोनों को मिलाएंगे, ये पहला गैमीट हो गया। फिर इसी तरह पहला जो स्मॉल वाई है, इसका पहला कैपिटल आर से को मिलाएंगे, ये दूसरा गैमीट हो गया। ये चारों गैमीट इसी तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ये आपके पास गैमीट्स फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे क्या हैं, गैमीट्स आए हैं किससे, हेट्रोजाइगस पेरेंट से। अच्छा, ये जो F1 जनरेशन आई, अब जब हम इसको पेरेंट बनाने जा रहे हैं, यानी कि F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करने जा रहे हैं, तो ये जो जनरेशन है इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे, यानी कि इसके अंदर जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट और रेसेसिव मिले जुले हैं, ठीक है। और एक ऐसे जीन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ डोमिनेंट पाए जा रहे हैं या सिर्फ रेसेसिव पाए जा रहे हैं, उस कंडीशन को हम होमोजाइगस पेरेंट की बात करेंगे, जो कि पी जनरेशन में हमें नजर आ रही है, होमोजाइगस कंडीशन। F1 जनरेशन के को जब हम पेरेंट बनाएंगे तो वो हमें कैसे पेरेंट नजर आएंगे, हेट्रोजाइगस पेरेंट। अब इस हेट्रोजाइगस पेरेंट में ये सारे ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, ये सब मेल हैं, जो एक्स एक्सिस पे आपको ऊपर साइड पे नज़र आ रहे हैं ये मेल हैं, और वाई एक्सिस पे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो फीमेल हैं। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा तो कुछ इस तरह का होगा, इसको जो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे कि ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ऊपर है, फिर इसी तरह साइड पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास ये सामने कैपिटल वाई कैपिटल आर ये आ गया। इस तरह ये पूरा टेबल, ये चार्ट बन जाएगा। और इस चार्ट के बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे, हम इसको देखेंगे कि इसकी फिनोटाइप हमें क्या नज़र आ रही है। फिनोटाइप में हमें 9 जो है वो येलो राउंडेड सीड नज़र आए, 3 जो है वो ग्रीन राउंडेड सीड नज़र आए, 3 जो है हमें येलो रिंकल्ड सीड नज़र आए, और 3 हमें ग्रीन रिंकल्ड सीड नज़र आए। यानी कि इसकी जो फिनोटिपिक रेशो थी वो 9:3 3:2 3:1 नज़र आई। ये इसकी फिनोटिपिक रेशो है, यानी कि दिखने में हमें किस तरह से नज़र आए। जीनोटिपिक रेशो भी होती है, जीनोटिपिक रेशो आपके लेवल पे पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए जीनोटिपिक रेशो को यहाँ मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही। जीनोटिपिक रेशो में क्या होगा, हम देखेंगे कि एक जैसे जो जीन्स हैं वो किस किस में पाए जा रहे हैं, जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्या ये कहीं और नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये एक हो जाएगा। इसी तरह हम सबको देखते जाएंगे तो इसकी जीनोटिपिक रेशो की आपको इतनी अभी सेकेंड ईयर लेवल पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस फिनोटिपिक रेशो देखनी है। तो इसको अगर आपने चेक करना हो, आपके पास क्रॉस बनाने के लिए आ जाए, ये चेकर बोर्ड कहते हैं इसको, अगर ये चेकर बोर्ड बनाने के लिए आ जाए तो आपकी जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3 3:2 3:1 ही आनी चाहिए इस येलो राउंडेड और ग्रीन रिंकल्स सीड की आपस में क्रॉस जब हम करवाएंगे F2 जनरेशन तक। तो ये इसकी पूरी एक कंप्लीट डिटेल है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो यहाँ तक हमारा ये मेंडल्स लॉ जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मेंडल ने एक और क्रॉस बताया जिसको नाम दिया टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें एक अननोन जीनोटाइप को एक रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है। यानी कि हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आए, ठीक है, जैसे दो क्रॉस करवाया, अब उन दोनों क्रॉस के नतीजे में ऑफ स्प्रिंग आए, F1 जनरेशन आ गई। अब उस F1 जनरेशन का हम क्रॉस करवाएं जो हमारे पास P जनरेशन में रेसेसिव पेरेंट थे उससे, तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। और ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है। तो ये क्रॉस जो है वो, इसीलिए इसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि होमोजाइगस
जो है वो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए थे या हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स आए थे। तो ये एक जो है वो ये भी एक क्रॉस होता है जिसको टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी समझ आया सारी चीज़ें जितनी भी आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दी उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।